कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सुबह का 2 बजे बहाल ग्रुप। काल्पी की मौत के बाद सब बहुत बड़े सदमे में थे। अमित तो फिलहाल नशे में चूर होकर अभी भी एक तरफ पड़ा हुआ था। रितिबा को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो चुका था। निपुण खुद सदमे में था। स्मिता जी ने रितबा को समझाया था, तब जाकर उसने काल्पी की नब्ज देखी थी, लेकिन तब तक काल्पी मर चुकी थी। अतिमा दूसरी तरफ खड़ी थी। इतना सब होने के बाद वही थी जो शांत थी और अपना काम कर रही थी। वो अपनी पीआर टीम को निर्देश दे रही थी। वो कहती जा रही थी, मीडिया वालों को बता दिया जाए कि इसका कोई भी असर बहाल ग्रुप पे नहीं पड़ना चाहिए। आई डोंट केयर कि तुम लोग क्या करते हो, लेकिन याद रहे, मीडिया में हमारे खिलाफ एक भी आर्टिकल मुझे मिला, आई विल फायर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबने सिर हिला दिया। अद्रिमा ने सबको जाने के लिए कहा और फिर ऋषि की तरफ पलटी। उसने कहा, ऋषि, फिलहाल के लिए देखो कि सारे मेहमान सही हैं या नहीं। पुलिस आने वाली है, सबको समझा दो कि सहयोग करें और पुलिस को बताएं कि उन लोगों ने क्या देखा या क्या नहीं। तभी धनुष वहां पर आया। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। उसने अद्रिमा की तरफ देखा और फिर ऋषि की तरफ। अद्रिमा समझ गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर ऋषि को जाने का इशारा किया। ऋषि ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ के साथ बैठी रितवा की नज़र उन दोनों की तरफ चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। तब से मगर धनुष एक बार भी उसके पास नहीं आया था, ना उससे कुछ बात की थी। तभी एक हाथ उसके सामने आया और एक पानी की बोतल उसके सामने आई। रितबा के साथ साथ स्मिता की नज़र भी सामने की तरफ उठ गई। सामने संकेत खड़ा था। उसके पीछे उसका पीए राजीव था। संकेत ने बड़ी विनम्रता से कहा, ज़्यादा रोने से आपको चक्कर आने लग जाएंगे और पानी की कमी हो जाएगी शरीर में। आप थोड़ा पानी पी लें, अच्छा महसूस करेंगे। रितबा ने कुछ नहीं कहा और पानी की बोतल ले ली। अद्रिमा ने जाते जाते एक बार पलट कर देखा। संकेत और रितबा को साथ देखकर वो मुस्कुरा दी और फिर धनुष के पीछे चली गई। अंदर कमरे में धनुष को मानो दौरा पड़ गया हो। उसने अपने कमरे में रखी सारी फाइलें उठाकर फेंक दी। अदिमा शांत खड़ी रही। धनुष ने अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसने कहा, कैसे, ऐसे कैसे मर गई वो लड़की, आखिर कैसे? अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर क्या होगा? इतना कहकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। अद्रिमा ने कहा, आप चिंता ना करें, किसी को पता नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ है। मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, और फिलहाल के लिए शांत रहें। अगर आप इतना पैनिक करेंगे तो सबकी अटेंशन आप पर आएगी ही। धनुष ने उसकी तरफ देखा। वो एकदम से उसके पास गया और जाकर उसके गले से लग गया। अद्रिमा ने अपनी पुतलियां घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगी। धनुष ने कहा, अद्रिमा, आई एम रियली स्केयर्ड। अगर किसी को भी पता चल गया ना, देन आई एम डन, आई एम टोटली डन। अद्रिमा ने कहा, मैंने कहा ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना, तो बस मुझ पर नहीं, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। धनुष शांत हो गया। वो अद्रिमा से अलग हो गया। उसने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी छोटी सी शर्त इतना बड़ा कांड करने देगी। वो बेवकूफ़ लड़की कितना समझाने के बाद भी नहीं मानी। गिल्ट, गिल्ट माय फुट। इससे पहले कि अद्रिमा कुछ कहती, पीछे से निपुण की आवाज आई, किस गिल्ट की बात कर रहा है तू? अद्रिमा पलट गई। धनुष भी चौंक कर पलटा। धनुष ने अटकते हुए कहा, निपुण, निपुण। निपुण अंदर आ गया। उसने कहा, क्या हुआ, किस गिल्ट की बात कर रहा है तू? क्या मैं जान सकता हूँ? कहते हुए उसने अद्रिमा को घूरा। धनुष ने कहा, कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं बस फील कर रहा था कि काल्पी और मेरे बीच इतने झगड़े बढ़ गए थे रितबा की वजह से, और वो यूं अचानक चली गई। इतना कहकर वो उसके पास आया और उसने कहा, आई एम सॉरी बडी, मुझे पता है कि तुझ पर क्या बीत रही है। निपुण ने कहा, फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें छोड़, बाहर पुलिस आ चुकी है, तुम दोनों के यूं इस तरह से अंदर रहना बहुत गलत इंप्रेशन देगा। धनुष ने हाँ में सिर हिला दिया। अद्रिमा ने कहा, अगर पुलिस आ चुकी है तो मैं बाहर जाकर देखती हूँ।
आप दोनों भी आ जाएं। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। निपुण और धनुष ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों भी बाहर चले गए। बाहर पुलिस आ चुकी थी। वो एक एक करके सबका बयान ले रहे थे। दूसरी तरफ मुकेश, बहाल और सहाय बाकी के लोगों के साथ खड़े थे। पार्टी में अचानक इतनी बड़ी बात हो गई, सबके दिमाग खाली हो चुके थे। अद्रिमा उनके पास चली गई। मुकेश बहाल ने कहा, अद्रिमा सिचुएशन क्या है? अद्रिमा ने कहा, फिलहाल के लिए अंडर कंट्रोल है सर, आप चिंता ना करें, मैंने पूरी टीम को काम पर लगा दिया है। सहाय ने कहा, वो लड़की काल्पी जो मरी, उसके पेरेंट्स वो कहाँ पर है? अद्रिमा ने कहा, वो सीधा हॉस्पिटल में ही जाएंगे। काल्पी की माँ उसी हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके पापा किसी मेडिकल ट्रिप पर हैं। मुकेश बहाल ने कहा, और उसका नालायक मंगेतर अभी तक नशे में बेहोश पड़ा हुआ है। यकीन नहीं आता कि आजकल की जनरेशन को देखकर, जिसमें किसी को भी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। अतिमा सिर झुकाकर मुस्कुराती हल्की सी। उसने कहा, सर आप चिंता ना करें, मैंने मीडिया को हैंडल करने के लिए टीम को समझा दिया है। बाकी की चीज़ें भी अंडर कंट्रोल हो जाएंगी एंड आई विल मेक श्योर कि इस चीज़ का ऑक्शन पर कोई फर्क ना पड़े। बहाल ने हाँ में सिर हिला दिया। रितबा पुलिस के एक इंस्पेक्टर को बयान दे रही थी। वो बोल कम रही थी और रो ज़्यादा रही थी। संकेत भी किसी दूसरे इंस्पेक्टर को बयान दे रहा था। कुछ पुलिस वाले छत पर थे और कुछ निशान ढूंढ रहे थे। रितबा ने कहा, मैं काल्पी को ढूंढ रही थी, वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। जब वो कहीं नहीं मिली तो मैं नीचे की तरफ आ रही थी पार्टी में, लेकिन अचानक से मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन लगाया, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे कुछ बता पाती, उन्होंने मुझे तुरंत बाहर आने के लिए कहा। बाहर आकर मैंने देखा तो इतना कहकर वो दोबारा सुबकने लगी। तभी किसी ने उसकी तरफ रुमाल बढ़ा दिया। रितबा ने उस तरफ देखा तो वो बुरी तरह से चौंक उठी। उसने कहा, स्मरण? ये नाम सुनकर धनुष और निपुण भी पलटे। अद्रिमा भी उस तरफ देखने लगी। सामने एक लड़का खड़ा था जो लगभग 6 फुट का होगा। छोटी और अजीब सी सोने जैसी रंग की आंखें, गोरा रंग और घुंघराले बाल, गठीला शरीर और पुलिस की वर्दी। उसके बैज पर स्मरण सिंह लिखा हुआ था। उसे देखकर धनुष के मुंह से निकला, व्हाट द हेल? स्मरण ने उसे घूर कर देखा तो धनुष ने मुंह फेर लिया। स्मिता ने स्मरण के पास आकर कहा, स्मरण बेटा तुम यहाँ? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना। काल्पी की लाश, मेरा मतलब है कि काल्पी वहीं पर गई है और तुम्हारे पेरेंट्स भी वहीं पर हैं। अदिबा ने मन ही मन सोचा, तो ये है वो काल्पी का भाई जिसे गोद लिया गया है। अब ये किसी भी कीमत पर काल्पी के केस को इतनी आसानी से बंद नहीं होने देगा। सब कुछ आज ही क्यों घटना था? स्मरण ने अजीब सी ठंडी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, मम्मी पापा सब कुछ संभाल लेंगे वहाँ पर। मैं फ़िलहाल के लिए अपनी ड्यूटी पूरी कर लूँ। इतना कहकर उसने रितबा की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गया। रितबा ने स्मिता जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हाँ में सिर हिला दिया। सबके बयान एक बार फिर होने लगे। वरुण क्योंकि अमित को लेकर घर जा चुका था, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन बाकी के मेहमानों से पूछताछ जारी थी। संकेत का बयान था, मेरी शर्ट खराब हो गई थी, इसीलिए उसे साफ करने के बाद मैं अपने हाथ धो रहा था। जब मैंने आवाज़ सुनी, मैं बाहर आया तो सब बाहर भाग रहे थे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। निपुण का बयान था, मैं संकेत राणा के साथ वॉशरूम गया था, उनकी शर्ट पर जूस गिर गया था। उन्होंने कहा कि मैं वापस पार्टी में चला जाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैं बालकनी में चला गया था। धनुष ने कहा, मैं स्मोक करने के लिए स्मोकिंग जोन में था। एक लेडी इंस्पेक्टर ने अदिमा का बयान लिया तो उसने कहा, मैं धनुष सर को ढूंढ रही थी क्योंकि ये पार्टी बहुत ज़रूरी थी, तो वो इस तरह से पार्टी छोड़कर नहीं जा सकती थी। रितबा ने अदिमा का बयान सुनकर उसकी तरफ देखा और उसे याद आया कि किस तरह उसने काल्पी और रितबा को लड़ते हुए देखा था। तभी अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो निकिता का मैसेज था, मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूं, लेकिन काल्पी की मॉम को संभालना मेरे बस की बाहर की बात है, तो प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। रितबा ने स्मिता की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ पर काल्पी की मॉम को अकेले संभालना निकिता के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। स्मिता ने हल्के से कहा, एक बार स्मरण से बात कर लो, वो लोग बयान ले रहे हैं, तुम्हारा इस तरह से यहाँ से जाना। इतना कहकर उन्होंने आसपास देखा। रितबा स्मरण के पास चली गई। स्मरण कुछ बात कर रहा था अपने साथी इंस्पेक्टर के साथ। रितबा ने कहा, स्मरण? स्मरण उसकी तरफ पलटा। अद्रिमा बड़े गौर से दोनों को देख रही थी। स्मरण ने कहा, कहो, कुछ और याद आया तुम्हें?
रितबा ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हारी माम को संभाल ले, निकिता के लिए मुश्किल हो रहा है। अंकल दोपहर को वापस आएंगे और तुम यहाँ पर हो तो। स्मरण ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और फिर पूछा, कितनों के बयान हो गए हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, लगभग सभी के सर, हम सभी को भेज ही रहे हैं। स्मरण ने रितबा की तरफ देखा और फिर कहा, तुम जा सकती हो। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़े तो फ़ोन करके बता देना, मेरी माम के पास मेरा नंबर है। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चला गया। रितबा ने उसे जाते हुए देखा और फिर स्मिता जी के पास चली गई। जाते हुए उसने एक बार अतिमा पर नज़र डाली और फिर तेजी से बाहर की तरफ चली गई। निपुण और धनुष स्मरण को घूर रहे थे। निपुण ने कहा, ये तो काल्पी की फैमिली को छोड़कर चला गया था ना, फिर यहाँ पर क्या करने आया है? धनुष ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मत भूलो कि ये कितना कोल्ड हुआ करता था। एंड ही हेट्स अस, ऑल ऑफ अस। निपुण ने कहा, रितबा को छोड़कर। स्मरण हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, डूड यू बेटर वॉच आउट। धनुष ने एक बार के लिए हैरानी से निपुण की तरफ देखा। निपुण बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों की ठंडक देखकर तो एक बार के लिए धनुष की पीठ में भी सिहरन दौड़ गई। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सभी को जाने के लिए कह दिया और मेहमान बाहर निकलने लगे। अद्रिमा और सहाय मेहमानों को एक एक करके भेज रहे थे। संकेत राणा जब मुकेश बहाल के पास आया तो बहाल ने कहा, आई एम रियली सॉरी संकेत, तुम पहली बार हमारी किसी पार्टी में आए और ये सब हो गया। संकेत ने सिर झुकाकर कहा, इट्स ओके मिस्टर बहाल, वैसे भी किसी इंसान की जान गई है। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आप बहुत ही स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, इसलिए प्लीज़ डोंट से सॉरी। वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं और बड़े माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मुकेश बहाल मुस्कुरा दिए। संकेत ने धनुष और निपुण के साथ हाथ मिलाया और फिर अदिमा के सामने हल्का सा सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। अदिमा ने भी सिर झुका लिया। संकेत के जाते ही अदिमा ने मन ही मन सोचा, ये संकेत राणा तो बहुत बड़ा संत निकला। पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया इसकी वजह से। ये सच में इतना शरीफ है या फिर बेवकूफ़ है? ब्लडी इडियट। इतना सोचते हुए वे दूसरे मेहमानों की तरफ चली गई। वहीं संकेत राणा और राजीव बाहर निकल आए। वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ गए। राजीव ने संकेत के लिए पीछे का दरवाज़ा खोला तो वो अंदर चला गया। खुद राजीव आगे वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही संकेत राणा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो हंस पड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। राजीव उसकी तरफ देखने लगा। संकेत ने हंसते हुए कहा, डैम, मुझे पता नहीं था कि इस पार्टी में इतना मज़ा आने वाला है। बेवकूफ़ बहाल, अपने ही जाल में फंस गए। नाउ इट्स गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग। राजीव ने कहा, सर, हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे। संकेत ने उसकी तरफ देखा और फिर सीट पर पसरते हुए कहने लगा, वो धनुष बहाल की मंगेतर रितबा, मुझे उसकी डिटेल चाहिए, समझे? कल तक वो मेरे डेस्क पर होनी चाहिए। राजीव ने हाँ में से हिला दिया और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। संकेत ने पलटकर बहाल ग्रुप की इमारत की तरफ देखा और फिर कहा, अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो, बहुत जल्द यहाँ से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा मैं। कहते हुए उसने अपनी दोनों उंगलियों से बंदूक बनाई और उसे बिल्डिंग पर गोली चला दी। सुबह के 5 बजे अदिमा अपने घर पहुंची। वो एक छोटा सा घर था जिसके चारों तरफ बगीचा लगा हुआ था, साथ ही काफ़ी सारे पेड़ भी लगे हुए थे। अदिमा थक चुकी थी पूरी तरह से। उसने गाड़ी पार्क की और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसने अंदर पहुंचकर जैसे ही लाइट जलाई, सामने देखकर एक पल के लिए चौंक उठी। सामने वही मास्क और कैप पहने लड़का बैठा हुआ था। अदिमा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? लड़के ने कहा, मुझे चिंता हो रही थी। अदिमा मुस्कुराती। वो वहाँ किचन की तरफ चली गई जो बाहर हाल में ही बना हुआ था। लड़के ने कहा, आप क्या करें? काल्पी का मरना हमारे प्लान में नहीं था, अब इसके आगे क्या? अदिमा ने पानी पीते हुए गिलास जोर से फर्श पर दे मारा। गिलास चकनाचूर हो गया। अदिमा ने कहा, वो बेवकूफ़ लड़की, कितना समझाया मैंने उसको, लेकिन नहीं, उसने तो रास्ते में आने का शौक था ना। सच में उसका मरना ही लास्ट ऑप्शन बचा था उस वक्त, लेकिन उसकी मौत ने सारा काम बिगाड़ दिया। लड़के ने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि ज़्यादा केयरफुल रहना और खुद पर कंट्रोल रखना। अदिमा ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। अदिमा खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, नहीं, रितबा और धनुष इस सिचुएशन में अगर दोबारा पास आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल के लिए धनुष को मुझे सबसे दूर करना है। उसकी ज़िंदगी में उसका कोई दोस्त नहीं बचना चाहिए। बचनी चाहिए तो सिर्फ मैं, सिर्फ मुझ पर वो भरोसा कर सके, सिर्फ और सिर्फ
मैं उसे दिखूं, तभी बहाल ग्रुप हमारे साथ में होगा। लड़के ने कहा, लेकिन ये होगा कैसे? ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अतिमा ने कुछ नहीं कहा और सोच में डूबी रही। वहीं पुलिस बहाल ग्रुप की इमारत की छत पर काम कर रही थी। वो लोग वहाँ की पूरी डिटेल लिख रहे थे। तभी स्मरण वहाँ पर आया। उसे देखकर बाकी के इंस्पेक्टर ने उसे सैल्यूट किया। ईश्वर ने आगे आकर कहा, इंस्पेक्टर गर्ग, कुछ खास बात? गर्ग ने कहा, अभी तक तो ये सुसाइड ही लग रही है सर। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी हाथापाई के निशान नहीं है। तो ईश्वर ने कुछ नहीं कहा और एकदम से छत की चारदीवारी पर चढ़ गया। गर्भ ने तेज आवाज में कहा, सर। बाकी सब भी चौंक उठे। ईश्वर ने नीचे देखा। उसने कहा, चारदीवारी ज़्यादा ऊंची नहीं है, मगर पहले सीमेंट की दीवार और फिर लोहे की रेलिंग। अगर काल्पी खुद से कूदी है तो मतलब पहले वो इस चारदीवारी पर चढ़ी होगी और फिर उसने ये रेलिंग क्रॉस की होगी। इतना कहकर वो नीचे आ गया। उसने कहा, तुमने काल्पी के कपड़े देखे? गर्भ ने नाम में सिर हिला दिया। स्मरण ने कहा, उसने एक बहुत बड़े घेरे वाला गाउन पहन रखा था और साथ में काफ़ी बड़ी ऊंची हिल्स उसके पैरों में ही थी। तुम्हें नहीं लगता कि इस तरीके के कपड़ों और हिल्स के साथ यहाँ पर चढ़कर सुसाइड करना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा? सुसाइड करने के लिए इतना स्ट्रगल? तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही अजीब बात है? गर्भ सोच में डूब गया। स्मरण ने नीचे देखा और कहा, माना कि अगर वो नशे में थी तब भी वो यहाँ नहीं चढ़ सकती थी, क्योंकि जिस काल्पी को मैं जानता हूँ वो अपना अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती थी। इतना कहकर वो पलटा और उसने कहा, उसका फ़ोन? गर्भ ने कहा, वो साथ में ही गिरा था सर, टूट चुका है। स्मरण ने कहा, उसकी सारी डिटेल निकालो, मुझे चाहिए। और हाँ, काल्पी के पिछले दिनों की भी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, समझे? गर्भ ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अचानक स्मरण का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और कहा, इंस्पेक्टर स्मरण इज स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, स्मरण, मैं रिद्धिमा बोल रही हूँ। स्मरण ने कहा, मॉम ठीक है? रिद्धिमा ने कहा, आंटी ठीक है, मगर मुझे तुम्हें कुछ बताना था, काल्पी से रिलेटेड। काल्पी को आखिरी बार मैंने बहाल ग्रुप की पीआर हेड अद्रिमा के साथ बहस करते हुए देखा था। स्मरण चौंक उठा। सुबह का समय एक बहुत बड़ी इमारत गाड़ी उस इमारत के ठीक नीचे आकर रुक गई। धनुष और निपुण उस गाड़ी में थे। दोनों के ही चेहरे पर थकान थी। निपुण किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे पता भी नहीं चला कि गाड़ी कब की रुक चुकी है। धनुष ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तो उतरेगा नहीं? निपुण ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने बाहर की तरफ देखा और कहा, सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि हम कब पहुंच गए। धनुष ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, अगर तू चाहे तो तू घर चल सकता है। आज के दिन मुझे नहीं लगता कि तुझे अकेले रहना चाहिए, या फिर मेरे साथ रुक सकता है। निपुण हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान है, वो ठीक हो जाएगी, मैं दोपहर तक ऑफिस आ जाऊँगा। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने उतर गया और फिर इमारत के अंदर चला गया। धनुष उसे देखता रहा जब तक कि वो अंदर नहीं चला गया। उसने फिर अपना सिर हिला दिया और गाड़ी मोड़कर चला गया। निपुण 17वें फ्लोर पर पहुंचा। उसने अपनी चाबी लगाई और फिर अंदर चला गया। उसने लाइट्स जलाई, जो एक बहुत बड़ा घर था। 2 बेडरूम थे और साथ में एक बहुत बड़ा ओपन किचन। एक बहुत बड़ा हॉल था जहां काफ़ी सारी महंगी चीज़ें रखी हुई थी। निपुण ने अपना कोट उठाकर पटक दिया और फिर वो अपनी टाई खोलकर फिर सोफे पर फेंक दी। वो किचन की तरफ बढ़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर वो वैसा ही खड़ा रहा। फिर उसने आंखें खोली और अपने किचन की एक अलमारी खोली जिसमें कुछ बर्तन रखे हुए थे। उसने एक कोने पर रखी हुई प्याली को घुमा दिया। अलमारी की पिछली दीवार दरवाजे की तरफ अंदर को खुल गई। निपुण अंदर चला गया। उसका घर इस तरह से बना हुआ था कि किचन के दोनों तरफ एक एक बेडरूम बना हुआ था, लेकिन कोई नहीं जान सकता था कि दोनों कमरों के बीच एक रहस्यमयी कमरा था जिसका रास्ता वो अलमारी थी। निपुण ने अंदर जाकर वहाँ की लाइट जलाई। वहाँ एक बेड लगा हुआ था और दूसरी तरफ अलमारी में शराब की बोतलें रखी हुई थी। निपुण ने एक सिगरेट का पैक निकाल दिया और सिगरेट सुलगाए ली। उसने फिर एक शैंपेन की बोतल निकाली और बेड के सामने जाकर बैठ गया। वो सामने देखने लगा। सामने बेड के ठीक ऊपर काल्पी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसके आसपास और भी कई छोटी मोटी तस्वीरें थीं। निपुण कुछ देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसके चेहरे पर फिर एक गहरी मुस्कान आ गई और वो हंस पड़ा।
उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार कर सकती हो, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया था। देखो अब क्या हुआ। तुम्हारा वो सो कॉल्ड मंगेतर, वो जानता तक नहीं कि तुम जा चुकी हो, हमेशा के लिए जा चुकी हो। वो तो नशे में पड़ा हुआ है, उसे तुम्हारी कभी कोई परवाह नहीं थी काल्पी। तुमने गलत इंसान को चुन लिया था, बहुत गलत इंसान को। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। वो जाकर एक दीवार के पास खड़ा हो गया और उसने वहाँ पर पर्दा हटा दिया। वहाँ काल्पी की एक और तस्वीर थी जो नीचे फर्श तक थी। निपुण ने उस पर हाथ फिराया, फिर नीचे फर्श पर बैठ गया। उसने पीठ लगा ली तस्वीर से और फिर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। उसकी आंखों के सामने 2 साल पहले का दृश्य तैर गया। वो एक गैलरी में जा रहे थे, काल्पी आगे आगे जा रही थी और वो काल्पी के पीछे उसे आवाज़ें देते जा रहा था। अचानक से उसने काल्पी का हाथ पकड़ा तो काल्पी ने झटके से उसका हाथ छुड़ा लिया। निपुण ने कहा, काल्पी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूं, मैंने वो किया। तुमने कहा कि तुम्हें कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैंने वो भी तुम्हें दिया। लेकिन अब तुम अम्मी से सगाई करने जा रही हो काल्पी। हाउ कुड यू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। काल्पी ने उसे घूरा और फिर कहा, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ही चुनूंगी। मेरे लिए वेट करना तुम्हारी मर्जी थी, मैंने कोई वादा नहीं किया था तुम्हारे साथ। निपुण की आंखें छलक आई थी। उसने भरे गले से कहा था, काल्पी। काल्पी ने बाजू लपेट लिए और फिर कहा, मुझे एक बात बता दो, ऐसा है क्या तुम में कि मैं तुम्हें चुनूं। ये बिजनेस रियली। तुम मुकेश अंकल और धनुष के रहमो करम पर पल रहे हो। मुकेश अंकल के जाने के बाद धनुष इस कंपनी का मालिक बनेगा और तुम कुछ भी नहीं। यू आर नथिंग। निपुण ने कहा, मत भूलो कि कंपनी के आधे शेयर मेरे पास भी हैं काल्पी। काल्पी हंस पड़ी। उसने कहा, सच में? तो चेयरमैन कौन है। मुकेश अंकल। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी बहाल ग्रुप के नाम से जानी जाती है और तुम बहाल नहीं, ओबराय हो। निपुण ओबराय। तुम्हारे साथ मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, समझे तुम। इतना कहकर काल्पी तेजी से वहां से चली गई थी और निपुण वहीं पर ठगा सा खड़ा रह गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। निपुण यादों से बाहर आया, उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने आंसू पोंछे और फिर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, सच में काल्पी, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी थी, लेकिन अब तो तुम्हारे पास जिंदगी रही नहीं। यू आर फिनिश्ड, यू आर डन। इतना कहकर उसने सिर नीचे किया और फिर अपनी पलकें उठा दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके हाथ का कसाव गिलास पर बढ़ने लगा। निपुण का चेहरा लाल हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, बहाल ग्रुप। इतना कहते ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास ज्यादा दबाव की वजह से उसी के हाथ में टूट गया। निपुण ने अपने हाथ की तरफ देखा, खून निकल आया था। वो मुस्कुरा दिया। वहीं उसी समय हॉस्पिटल में स्मरण और गर्भ हॉस्पिटल पहुंचे। वो वहीं उसी हॉस्पिटल में थे जहां पर रितबा और काल्पी काम करते थे। वो वहां पहुंचे तो रितबा बाहर ही खड़ी थी। वो उन दोनों को देखकर उनके सामने आ गई। स्मरण ने कहा, पोस्टमार्टम। रितबा ने कहा, वो लोग अभी कर रहे हैं। तुम्हारी मॉम। उसके कहते कहते स्मरण ने उसकी तरफ देखा तो रितबा ने कहा, आई मीन आस्था आंटी। वो खुद इस मैटर को हैंडल कर रही थी, लेकिन फिर हमारे समझाने से मान गई। अभी दूसरे प्रोफेशनल डॉक्टर इस मैटर को संभाल रहे हैं। स्मरण ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर कहा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ जाकर। रितबा ने एकदम से कहा, स्मरण, कैन बी टॉक। स्मरण ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने गर्भ की तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। गर्भ ने रितबा की तरफ देखा और फिर वहाँ से चला गया। स्मरण ने रितबा की तरफ देखकर कहा, कहो क्या कहना है तुम्हें। रितबा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, स्मरण, मैं तुम्हें फ़ोन पर भी बताया था अद्रिमा और काल्पी के बारे में। उसकी और अद्रिमा की बहस हो रही थी। मैं नहीं जानती कि किस वजह से, लेकिन फिर भी सिर्फ 10 मिनट पहले बहस और काल्पी का छत पर से कूद कर सुसाइड करना। स्मरण, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी आई होप कि तुम इस केस की तह तक जाओगे। स्मरण ने बाजू लपेट ली और कहा, तुम काल्पी की बेस्ट फ्रेंड थी ना। रितबा ने उसकी तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। स्मरण ने कहा, तो क्या काल्पी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम जिसके बारे में उसने तुमसे कुछ कहा हो। उसने रितबा ने कुछ याद किया और कहा, काल्पी ने कुछ कहा तो नहीं मुझसे, लेकिन काफ़ी दिनों से
बहुत परेशान चल रही थी। मैंने बहुत बार पूछा था कि क्या हुआ, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। स्मरण ने कहा, और ये सब कब से था? रितबा याद करने लगी। उसने स्मरण की तरफ देखा और फिर कहा, धनुष के बर्थडे से। उसकी बर्थडे पार्टी थी लास्ट मंथ, तभी उसी दिन उसका और धनुष का झगड़ा हुआ था। लेकिन वो दोनों अक्सर झगड़ते रहते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी उनका झगड़ा होना। लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा झगड़ा हो गया था। हम लोगों को उन दोनों को शांत करवाना पड़ा था। स्मरण ने कहा, उन लोगों का झगड़ा क्यों हुआ था, क्या मैं जान सकता हूँ? रितबा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि धनुष का बिहेवियर कभी कभी बहुत रूड हो जाता है। वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो मुझे हर्ट कर देती है, और यही बात काल्पी को पसंद नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से काल्पी को लगने लगा था कि धनुष की असिस्टेंट अद्रिमा हमें दूर करने की कोशिश कर रही है, और पार्टी में भी इसी बात के लिए झगड़ा हुआ था। लेकिन फिर सारी बातें क्लियर हो गई थी। स्मरण ने कहा, अद्रिमा वो पीआर हेड भी है ना बहाल ग्रुप की। काल्पी को लगता था कि धनुष उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, राइट? रितबा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं था, धनुष सिर्फ प्लेफुल हो जाता है स्मरण। काल्पी मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी, इसलिए शायद। कहते हुए उसका गला भर आया। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि काल्पी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन प्लीज़ स्मरण, मुझे जानना है कि आखिर क्या बातें हो गई काल्पी को कि सुसाइड करनी पड़ी। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। स्मरण ने बिना किसी भाव के कहा, तुम सही कह रही हो रितबा, काल्पी ऐसा नहीं कर सकती थी। वो उस छत से खुद से नहीं कूद सकती थी। रितबा की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, तो तुम कह रहे हो कि काल्पी? स्मरण ने कहा, अभी कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन शायद तुम्हारा कहना सही है। काल्पी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। रितबा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। स्मरण ने कहा, फिलहाल के लिए इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, क्योंकि तुम काल्पी के सबसे ज़्यादा क्लोज थी, तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ती रहेगी। रितबा ने एकदम से अपने आंसू पोंछे, फिर कहा, तुम्हें तो जानना है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काल्पी का अगर सच में किसी ने मर्डर किया है तो उसे ढूंढ निकालो किसी भी तरह से। मैं अपने दोस्त के कातिल को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। काल्पी के साथ जो भी हुआ है वो मुझे भी जानना है। स्मरण ने सिर हिला दिया। तभी गर्भ आया और उसने कहा, सर, डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। स्मरण ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर रितबा की तरफ देखकर आगे बढ़ गया। रितबा ने अपने आंसू पोंछे, फिर कहा, नो रितबा, इस वक्त रोने का वक्त नहीं है। इतना कहकर वो तुरंत आगे बढ़ गई। दोपहर तक पोस्टमार्टम का सारा काम पूरा हो चुका था। रिपोर्ट शाम तक आनी थी। आस्था हॉस्पिटल की इकलौती वारिस की मौत हो चुकी थी, और वो भी इस तरीके से। कोई नहीं जानता था कि काल्पी के साथ आखिर हुआ क्या है। दोपहर के समय काल्पी का अंतिम संस्कार किया गया। अमित को भी अभी तक होश आ चुका था और वो वरुण के साथ वहां पहुंच चुका था। वो फूट फूट कर रोए जा रहा था। निपुण ने एक बार के लिए उसकी तरफ देखा और फिर एक फीकी हंसी हंसकर चिता की तरफ देखने लगा। आस्था जी, यानी कि काल्पी की मॉम, बहुत रो रही थी। निकिता और रितबा ने उन्हें संभाला हुआ था। रितबा की आंखों से भी आंसू बह जा रहे थे। धनुष निपुण के साथ ही खड़ा था। वो चिता की तरफ देखे जा रहा था और उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थी। स्मरण और गर्भ भी कुछ दूरी पर खड़े थे। दोनों ही पूरी वर्दी में थे। वहीं कुछ दूरी पर ही 2-3 कारों के आगे अद्रिमा खड़ी थी। उसने काले रंग का ब्लेजर और काले रंग की पैंट पहन रखी थी, साथ में सफ़ेद रंग की शर्ट थी। उसने आंखों पर काले रंग का चश्मा लगा रखा था। उसके चश्मे में चिता की आग साफ जलती हुई नजर आ रही थी। कुछ देर बाद सबने जाना शुरू कर दिया। सब काल्पी के मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ते हुए जा रहे थे। स्मरण आगे आया। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। आस्था जी ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, बेटा, घर नहीं आओगे? स्मरण ने एक बार के लिए अपने पापा की तरफ देखा तो उनकी नज़रें झुक गईं। उसने एक पल के लिए आस्था के हाथों को पकड़ा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। गर्भ भी उसके पीछे चला गया। आस्था जी फिर से रो पड़ी। रितबा ने उनको संभाला और जाते हुए स्मरण को देखने लगी। धनुष और निपुण आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़े और फिर धनुष रितबा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम साथ चलोगी? रितबा ने नामे सिर हिला दिया, फिर कहा, आंटी को संभालना मुश्किल है निकिता के लिए, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। धनुष ने कहा, बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। रितबा ने सिर हिला दिया। धनुष आगे बढ़ गया। निपुण भी उसके पीछे चला गया। स्मरण अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने एक बार के लिए बाहर
ग्रुप की गाड़ियों की तरफ नज़र डाली और फिर उसकी नज़र अद्रिमा पर टिक गई। अद्रिमा ने अपने लंबे बालों को कसकर बांध रखा था और उसके माथे पर आते बाल हवा में उड़ रहे थे। अदिमा को अपने ऊपर नजरें महसूस हुई तो उसने पलट कर देखा। स्मरण उसी की तरफ देख रहा था। अदिमा ने हल्का सा सिर झुका दिया। स्मरण ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठ गया। गर्भ भी उसके पीछे वाली गाड़ी में चला गया। स्मरण ने गाड़ी में बैठते ही कहा, कालपी के मंगेतर और उसके दोस्त का बयान ले लो तुम, और हाँ, शाम को हम बहाल ग्रुप में जाएंगे। मुझे उनकी PR हेड से कुछ बात करनी है। गर्भ ने सिर हिला दिया, फिर पुलिस स्टेशन को फ़ोन करने लगा। वहीं निपुण और धनुष गाड़ी की तरफ आए। दोनों अगल बगल में चले हुए थे और दोनों ने चश्मे निकालकर आंखों पे चढ़ा लिए। दोनों ने ही सफ़ेद रंग की कमीज के साथ सफ़ेद रंग की पैंट पहन रखी थी। वो लोग गाड़ी के पास पहुंच गए। अदिमा पलटी और वो भी उनके पीछे चल पड़ी। दोनों लड़के गाड़ी के पीछे हिस्से में बैठ गए और अद्रिमा ड्राइवर की बगल में। निपुण ने कहा, ऑक्शन के लिए जो भी प्रोसीजर हम स्टार्ट कर रहे हैं, शाम तक सबकी डिटेल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। अद्रिमा ने कहा, जी सर, शाम तक सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। साथ ही अलग अलग रेफरेंस तैयार किए हैं हमने प्रोजेक्ट के रिकॉर्डिंग, एक बार आप उन्हें भी चेक कर लें। निपुण ने कहा, मेरे केबिन में भिजवा देना। धनुष ने हैरानी से निपुण की तरफ देखा तो निपुण ने कहा, एक इंसान के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। इस वक्त किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है या ऑक्सीजन। वी नीड टू फोकस। धनुष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अद्रिमा, मुझे बाकी कंपनी के प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी चाहिए और साथ ही इस प्रोजेक्ट में किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं ये भी पता करो। अद्रिमा ने सिर हिला दिया और निपुण मुस्कुरा दिया। तभी अद्रिमा को फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो ऋषि उसे फ़ोन कर रहा था। उसने फ़ोन उठाया और कहा, यस ऋषि, क्या हुआ, फ़ोन क्यों किया? ऋषि की घबराई हुई आवाज़ आई, अद्रिमा मैम, वी आर डन, वी आर फिनिश्ड। PR टीम की बैंड बजने वाली है। अद्रिमा ने शांति से कहा, काम डाउन, पहले शांत हो जाओ एंड देन टेल मी कि क्या हुआ है। इतना क्यों पैनिक हो रहे हो? अदिमा के इतना कहते ही निपुण और धनुष ने उसकी तरफ देखा। ऋषि की पूरी बात अदिमा ने पूरी शांति से सुनी। उसने मिरर व्यू में एक बार दोनों लड़कों की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं समझ गई। जब तक मैं नहीं आती तब तक के लिए सिचुएशन को कंट्रोल में रखो। किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करना और हमारे डिपार्टमेंट के अलावा इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। ऋषि ने कहा, लेकिन उसका मैं क्या करूं? अदिमा ने कहा, है कहाँ पर वो? ऋषि ने कहा, घर पर है। अद्रिमा ने कहा, और हमारे लोगों ने उस पर नज़र बनाई हुई है ना? इस बार ऋषि के बजाय सहाय सर की आवाज़ आई, हाँ, उस पर हमारी नज़र है। तुम सिर्फ इस बात की चिंता करो कि ये बात फैले ना। अद्रिमा ने कहा, ऋषि, गिव मी द लोकेशन। ऋषि ने कहा, यस यस मैम, मैं अभी भेजता हूँ। अद्रिमा ने फ़ोन काट दिया। 2 सेकंड बाद ही लोकेशन शो होने लगी। निपुण ने कहा, अद्रिमा, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है ये सब? किस पर नज़र रखवा रहे हो तुम लोग? अदिमा ने कुछ नहीं कहा, फिर अपनी सीट बेल्ट खोलकर कहा, मुझे अगली सेक्शन पर उतार देना। धनुष ने एकदम से कहा, अदिमा, क्या कर रही हो तुम? आखिर कहाँ जा रही हो? अदिमा ने शांति के साथ उत्तर दिया, सहाय सर ने मुझे कुछ काम दिया है, उसी काम से जा रही हूँ। इतना कहकर वो आगे देखने लगी। गाड़ी जाकर अगले सेक्शन पर रुक गई। अदिमा उतर गई और उसने सिर झुका दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। धनुष ने निपुण की तरफ देखा तो निपुण ने कहा, अगर अदिमा सहाय अंकल का कोई काम करने जा रही है तो मतलब ये काम हम दोनों से रिलेटेड है। धनुष ने कहा, सेट अप ड्यूड, हर बार हमारे बारे में ही सहाय अंकल के काम नहीं होते हैं। निपुण ने कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो अदिमा हमें ज़रूर बताती। उसने हमें नहीं बताया, यानी कि वो हमारा ही कोई कांड सही करने जा रही है। इतना कहकर उसने सीट पर पसरते हुए कहा, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि किसकी मौत आई है आज, कौन गायब होने वाला है धरती से। धनुष ने कुछ नहीं कहा और पीछे पलट कर देखने लगा। पीछे अद्रिमा ने एक टैक्सी रोकी और फिर उसमें बैठकर दूसरी तरफ चली गई। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।